नमस्कार। अभी कल ही आपने एक बहुत ही दिलचस्प खबर सुनी कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 लोगों ने ये तय कर लिया कि हम भाजपा के साथ मर्ज करेंगे। अब शायद ना भाजपा को और ना इन 7 लोगों को संविधान की ज़्यादा समझ तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा कि मर्जर का मतलब क्या है। इतना इनको पता है कि किस तरह से किसी को खरीदना है, किस तरह से लोभ देना है, इस पे तो उनकी पूरी जानकारी है। लेकिन संविधान के मुताबिक ये सही है या गलत है, असंवैधानिक है या नहीं, मैं समझता हूँ कि ना इनको मालूम है, ना भाजपा को मालूम है, ना उन लोगों को जो इसमें सहमति देंगे। अब मैं आपको मर्जर की बात बता दूं। पहले तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 1985 में 10th शेड्यूल लागू हुआ। इसलिए लागू हुआ कि एक दल से लोग दूसरी दल में जा रहे थे और फिर वहां पद ले रहे थे। तो फिर लोगों ने सोचा, पार्लियामेंटेरियन ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको रद्द करना चाहिए। मतलब कि जो ऐसा काम करे, वो आया राम गया राम कहते थे उस समय, जो ऐसा काम करे उसकी जो नागरिकता, उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द होनी चाहिए। तो फिर उसमें 2 प्रावधान रखे गए। एक तो अगर पार्टी स्प्लिट करती है, मतलब कि अगर मेरे 99 लोग हैं कोई भी पार्टी के, और उसमें 1/3 ये तय कर लें कि हम अलग होने जा रहे हैं, हाँ, तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन 1/3 होने चाहिए। फिर होता क्या था कि पहले 10 लोग करते थे स्प्लिट, और उनके खिलाफ अगर पिटीशन डाली जाती थी ये गलत है, तो स्पीकर फैसला नहीं करता था, क्योंकि स्पीकर तो उन्हीं का होता था जो सत्ता में है। फिर 10 लोग और स्प्लिट करते थे, फिर 20 हो जाते थे, फिर भी 33 नहीं होते, फिर भी स्पीकर फैसला नहीं करता था। फिर 13 और हो जाते थे, फिर स्पीकर कहता था ठीक है। तो ये मामला चलता रहा, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकारों ने सोचा था ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब कि उस समय इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, तो जो 1/3 का जो प्रावधान था स्प्लिट का, वो रद्द कर दिया, उसको निकाल दिया 10th शेड्यूल से। अब एक और रह गया मर्जर का। अब मर्जर का क्या मतलब है आपको मालूम है? मैं कहूं कि साहब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहूं मैं बीजेपी में मर्ज हो सकता हूं, ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो कोई भी मर्ज कर लेगा। तो संविधान में लिखा है, 10th शेड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम इस पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी की बात है, अगर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बैठक बुला के रेजोल्यूशन पास करके यह तय कर लें कि हम भाजपा के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरे किस्म का मर्जर भी हो सकता है कि मैं और एक और पार्टी मिल जाएं, हम दोनों कहें कि हम मर्ज करना चाहते हैं, दोनों रेजोल्यूशन पास कर लें और नई पार्टी बना लें, ठीक है। तो पहला कदम होगा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को मर्जर करने का। फिर बात आएगी कि जो सांसद में रोट बैठे हुए हैं, सांसद में है, जो संसद में बैठे हुए सांसद लोग हैं, उनका मर्जर कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टी तो मर्जर हो गया, समझ लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के हैं। तो अगर वो 10 कहें कि साहब हम तो नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो फिर इसमें लिखा है 10th शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए, उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो उनका भी मर्जर हो जाएगा। लेकिन 1/3 का क्या होगा? अगर 10 में से 4 लोग कहें साहब या 3 लोग कहें साहब हम नहीं मर्ज करना चाहते,
तो फिर स्पीकर क्या करेगा, उनको एक सेपरेट रोल दे देगा, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट भी दे देगा, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 तो उस तरफ चले गए। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब पहले 2/3 राज्यसभा में या लोकसभा में मर्ज कर जाए, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। मैं आपको अब पढ़ भी देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए जो मैं कह रहा हूं, ये संविधान में लिखा है, वो मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ए मेंबर ऑफ अ हाउस shall not be disqualified under paragraph 1 of paragraph 2. Paragraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party. मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से मर्ज कर जाए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। So a member of a house shall not be disqualified under paragraph 1 of subparagraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party, and he claims that he and any other members of his original political party have become members of such other political party, or as the case may be, of a new political party formed by such merger. मैंने समझा दिया, आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। have not accepted the merger and opted to function as a separate group, उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी के हम मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के हम मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा, वो अपना नई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। और उस नई पार्टी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह सकते हैं हम नई पार्टी के साथ जाएंगे, हम पहली मर्जर से नहीं मानेंगे। आगे पढ़िए, एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of subsection. मतलब अगर मजमन बन जाओ तो आप नई पार्टी के आप सदस्य बन जाओगे, ठीक है, या बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी मेंबर बन जाओगे, जैसे होता रहा। फिर for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party of a member of the house shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger. तो फिर आएगी बात, एक बार पार्टी मर्ज कर गई, फिर आएगी बात कि भाई मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं तो आम आदमी का मेंबर था, पार्टी तो मर्ज कर गई बीजेपी में, तो मेरा क्या होगा। तो अगर 2/3 असेंबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें कि ठीक है हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन 1/3 कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। तो पार्टी का भी सेपरेट ग्रुप हो सकता है, मेंबर का भी सेपरेट ग्रुप हो सकता है। अब यहां क्या हुआ है कि राज्यसभा में 7 मेंबर आपके 2/3 मर्ज कर जाते हैं बीजेपी, तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते, ये 10 शेड्यूल के खिलाफ। अब इस सरकार के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो बहस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी पूछा होगा इन्होंने। अब इसमें कानून का कोई लेन देन नहीं है, इसमें राजनीति का लेन देन। भाजपा की सारी राजनीति आज उस मकाम पे है जहां हर असंवैधानिक काम हिंदुस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ 2014 के बाद हुआ। चुनी हुई सरकारें गिरा दो, ऐसी इसी तरीके से महाराष्ट्र में क्या हुआ, यही हुआ। पार्टी कौन सी मर्ज की, शिवसेना की नहीं मर्ज की ना, फिर भी शिंदे साहब मंत्री बन गए, मान्यता दे दी उनको। क्यों मान्यता दी? प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है बताओ? राजनीतिक दल असंवैधानिक काम करते हैं, चेयरमैन
जो स्पीकर होते हैं असेंबली के असंवैधानिक काम करते हैं, क्योंकि वो तो राजनीतिक दल के नुमाइंदे होते हैं, जो राजनीतिक दल कहेगा वही करेंगे। वो असंवैधानिक काम करते हैं। कोर्ट फैसले नहीं करते, सालों साल फैसले नहीं होते, और फिर हमें आरोप लगता है कि हम बयान क्यों दे रहे हैं। हम सही बात करें तो आप लोग उसको चलाते नहीं हो, और जो गलत बात करते हैं आप 24 घंटे चलाते हो। यह अब मीडिया की राजनीति है। तो मीडिया में राजनीति और असंवैधानिक काम करके अपना सत्ता को मजबूत करना, लोगों को तोड़ देना, मजबूर करना, ईडी। अब इनके पीछे आपको मालूम है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आपको मालूम है किन लोगों के पास ईडी पहुंच गई थी। सुना है थप्पड़ पड़ भी मारे, सुना है, मुझे पक्का नहीं मालूम। ठीक है। अब जब बिजनेसमैन मेंबर बन जाएगा तो उसको तो अपना धंधा चलाना है ना भैया। धंधा चलाएगा तो ईडी पहुंचेगी, ईडी पहुंचेगी तो दल बदलेगा। ये एक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ये पॉलिटिकल इक्वेशन है। धंधा करके पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट के बाद धंधे करो, धंधा बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओगे तो ईडी पहुंचेगी या सीबीआई पहुंच जाएगी, उसके बाद आप दल बदल दो और धंधा करो। यही हुआ ना राजनीतिक षड्यंत्र। और मैं तो कहता हूं कि भाजपा को, इनके लोगों को, मतलब कि एक इनका म्यूजियम बनना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास का 2014 का जैसे प्राइम मिनिस्टर का बना म्यूजियम, इनको म्यूजियम चलना चाहिए कि कितने धांधलेबाजी इन्होंने की है अपने कार्यकाल में। मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये जाके भाषण देते हैं, कभी विमेन रेजोल्यूशन बिल की बात करेंगे, वो भी असंवैधानिक। वहां जाके दीदी ओ दीदी ऐसी बातें करेंगे, वोट चोरी होगी, सीईसी को अपने पॉकेट में रख के जो उससे करवाना करवाएंगे। 27 लाख वोट लोग जो नागरिक हैं वो वोट नहीं दे सकते, उसका कुछ नहीं होने वाला। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन तय नहीं होंगी। अब मैं आपको शर्त से बोल देता हूं कि चेयरमैन साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे। हम पहले तो हम तो खैर, मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, अपने आपके लोग इस पे डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल करेंगे। वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन की सुनवाई नहीं होगी, वो कहेंगे जी हमें जवाब देना है, उस पे महीने लग जाएंगे। इस बार अगर कोर्ट में जाएंगे, बोले वो तो चेयरमैन साहब के साथ पेंडिंग है, हम क्या कर सकते हैं, पहले चेयरमैन साहब के कार्रवाई खत्म हो, फिर हम चेयरमैन साहब को कैसे मैंडेमस दे सकते हैं, ये तो असंवैधानिक है। तो उस पर बहस होगी, महीनों बार बहस होगी। अगर डेट लगेगी तो, अगर डेट लगेगी तो ठीक है। अच्छा, बहस होगी तो फिर कहेंगे कि आप ऐसा है, मैंडेमस तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हम आग्रह करेंगे चेयरमैन साहब से, यार फैसला जल्दी कर दो। तो चेयरमैन साहब थोड़ा बहुत हाँ, और नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर फैसला कर भी दें तो उनके पक्ष में करेंगे, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैंने गलत किया था, उन्हीं के पक्ष में करेंगे। फिर उनके पक्ष में हम पिटीशन फाइल करेंगे 226, पहले सुप्रीम कोर्ट में करेंगे कि आप पहले 226 में जाओ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें 6 हफ्ते का जवाब चाहिए, 6 हफ्ते का जवाब चाहिए। उसके बाद कहेंगे कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हम इसको जरूर सुनेंगे। वो सुनवाई कभी होगी नहीं, वो महीनों भर सुनवाई नहीं होगी। अगर हो भी गई तो वो भी खिलाफ होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक 4 साल बीत जाएंगे, ठीक है। और 4 साल के बाद वो कहेंगे कि हम आज को बड़ी जल्दी सुनेंगे, और फिर 5 साल बीत जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। या इस बीच पंजाब में लोगों को तोड़ लेंगे, यह भी हो सकता है। पंजाब में लोगों को तोड़ लेंगे, तोड़ के वहां भी सरकार गिरा देंगे। उसके बाद इन्हीं लोगों की दोबारा इलेक्शन करा देंगे, ये चुन के वापस आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि साहब इस डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ही क्या है, ठीक है ना। मैंने आपको जो होने वाला है, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं,
लेकिन भविष्यवाणी आपको दे रहा हूं, ये ही होगा। इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी गिरावट आ चुकी है हमारी राजनीति में कि इसका सुधार नहीं है। सुधार तो यही हो सकता है कि आप लोग सही काम करो। जो स्टोरी चलानी चाहिए वो चलाओ। देखिए, हम सब का कर्तव्य है कि देश को बचाना, देश को बचाना। आप लोगों के भी बच्चे हैं, भविष्य है। ऐसा चलता रहा तो हिंदुस्तान का भविष्य खराब होगा तो आप लोगों का भी होगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा इस देश का? तो मैं तो आग्रह करूंगा, मुझे किसी ने बोला था कि भाई, मैं कोर्ट में ही किसी को सुन रहा था कल, जज साहब कह रहे थे कि भाई आप अपनी कॉन्शियंस के आधार पे काम कीजिए। एक पुलिसमैन को बोल रहे थे। तो इस देश में है किसी की कॉन्शियंस? चंद लोगों की होगी, मुझे तो ज्यादा दिखती नहीं है। तो आज मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने आया हूं और यही पूछने आप लोगों से, क्या होगा हमारे लोकतंत्र का। कॉन्स्टिट्यूशनल the 10th schedule to the Constitution was enacted in 1985 and came into effect on the 1st of March 1985. And the reason for that was that at that point in time, there was what is called the disease of Ayaram Gayaram. Means that one person with one political party would shift to another political party, and there was no